Assalamu alaikum students. I hope you are all will be doing great and fit and fine. So yeah, I hope you have done the previous all of the previous lectures of novel Great Expectations by Charles Dickens. So today we are going to start a new novel, which is Joseph Andrew by Henry Fielding, and we will discuss the summary of this novel. But let me tell you one thing that there are a lot of chapters in this novel, and actually there are four books of this novel, and each book contains at least 13 to 14 or maybe 16 chapters. Okay, so I will not read as properly as I have been doing before, but I will try to explain as I could. I will. Okay. So let's continue this lecture. There is a chapter one, and let me tell you about the Henry Fielding. Henry Fielding was born in 17th century. As you can see, the novel Joseph Andrew is a hero of the novel. This novel was published in the 1742. So जो हेनरी फील्डिंग है उसका ये जो नॉवल लिखने का मकसद है वो ये है कि वो उसका ये कहना है कि पहले तो उसने इसमें बायोग्राफी ऐड की है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम यूजुअली जैसे आपने जेन ऑस्टन में देखा या चार्ल्स डिकेंस में देखा, लेकिन यहाँ पे भी समहाउ बायोग्राफी है और हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो इसने किया है वो इसने मेल चेस्टिटी को एक्सप्लेन किया है इस नॉवल में। मेल चेस्टिटी मीन्स किसी चीज़ की प्योरिटी, किसी इंसान की प्योरिटी को, ठीक है। तो उसका ये कहना है कि सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी प्योर होते हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो उसको लेके उसने डिस्कस किया हुआ है। सो चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन में एक्चुअली हेनरी फील्डिंग ने ये जो प्रीफेस है, एक प्रीफेस है, वो मैं फर्दर आपको कोशिश करूँगी कि इन लेक्चर्स से अलग से कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँ। वो लेक्चर मे बी मैं दूसरे चैनल पे जो है वो हो सकता है कि अपलोड कर दूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लेक्चर्स में काउंट होता है तो इस वजह से मैं फ़िलहाल ये चैप्टर्स ही यहीं से स्टार्ट करूँगी समरी से। सो देखते हैं कि इसका जो चैप्टर वन है इसमें थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है या बैकग्राउंड बताया गया है, ठीक है। Fielding tells us examples are often better teachers than perceptions. Thus, he defends the practice of biography, claiming that such books communicate valuable patterns of virtue to a wide public. फील्डिंग का मानना है कि टीचर्स जो कहते हैं कि एग्जाम्पल जो हैं वो बेहतर हम तौर पे हम उनसे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी परसेप्शंस और बायोग्राफीज भी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है हमारी लाइफ में जिस तरह से हम सीखते हैं, सबक सीखते हैं दूसरों से और एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। और उसका ये क्लेम करना, वो क्लेम करता है, दावा करता है कि जो बुक्स हैं वो कोई भी अच्छा काम सीखने के लिए और पब्लिक में आप जब कोई वाइड रेंज तक आप कांटेक्ट में रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो वर्चुअल है, ये वैल्यूएबल जो पैटर्न्स हैं, ये आप बुक्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं और सीखते हैं। He lists several biographies, including those of कॉली सीबर एंड पैमला एंड्रयूज। कॉली सीबर एक एक्टर है और पैमला एंड्रयूज भी एक एक्टर है, और ये दोनों कॉली सीबर तो वैसे किसी फिल्म के से लिया गया है या हो सकता है किसी दूसरे नॉवल से लिया गया हो, लेकिन जो पैमला एंड्रयूज है, पैमला एंड्रयूज एक मेल कैरेक्टर है और ये लिया गया है जो हेनरी का बेस्ट फ्रेंड था, सैमुअल रिचर्डसन। He was also a great writer at that time, and nowadays he also is famous, known as a famous writer, ठीक है। So उसका जो एक नॉवल था उसमें उसने पैमला एंड्रयूज का जो है वो एक कैरेक्टर यूज किया है। पैमला एंड्रयूज का कैरेक्टर ये था कि एक मेड का नाम था, ये हाउसकीपर थी किसी के घर में, और जब उसकी जो उसका जो उसकी जो मालकिन है, कहने की मिस्ट्रेस है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी इन एलिमेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो उसका मास्टर है, जो उसकी मालकिन का जो हस्बैंड है, वो इससे शादी कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्टर है ये उस नॉवल से लिया गया है, इसलिए इसको बायोग्राफी में ऐड किया गया। और कोली सिबर का भी, क्योंकि उस टाइम पे एक कोई मूवी और नॉवल दोनों पब्लिश हुए थे और रिलीज किए गए थे,
इस पे एक्ट भी किया गया, तो ये तो एक कैरेक्टर का नाम वहाँ से लिया गया, इसलिए ये बायोग्राफीज में इंक्लूड किए जाते हैं। एज एग्जाम्पल्स ऑफ मेल वर्चू एंड फीमेल चेस्टिटी, यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू वर्चू और फीमेल चेस्टिटी को, फीमेल की प्योरिटी को एक्सप्लेन किया गया है। फील्डिंग reinforces his opening argument and introduces his own work by remarking that it was by keeping his sister's excellent example of virtue by before him that Joseph Andrews was able to preserve his own purity. उसने कहा कि ये बुक जो है, इसको वो एक ऐसा इसके बारे में आर्गुमेंट करता है कि ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उसकी अपनी सिस्टर की, जिसका हाथ था जोसेफ एंड्रयूस के पीछे और जोसेफ एंड्रयूस की प्योरिटी के पीछे, कि वो एक प्योर करेक्टर के तौर पे सामने आया। ठीक है, ओके, देयर इज अ चैप्टर 2 and 3, देयर इज अ डायरेक्ट समरी ऑफ दो चैप्टर्स। ठीक है, मैंने ये खुद आपको जो है मैं ये आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसका प्रिंट आउट लें, तो आप यही करें कि आप इसको ऑनलाइन पढ़ें, लेक्चर अटेंड करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अबाउट 19-20 पेजेस हैं, तो देख लें, अगर आपको सूटेबल लगता है आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं तो करवा लें। When he was 10 years old, young Joseph Andrews served as a bird keeper and keeper in a pack of hounds of Sir Thomas Booby. Unfortunately, however, he was soon removed to the estables. ये word estable है because the sweetness of his voice, instead of scaring the birds and controlling the dogs, attracted them both. Uh, ये जो सॉरी रैंडमली मुझसे पिप निकल गया। जोसेफ एंड्रयू जो है ये इस नावल का हीरो है, और इसका काम क्या था कि ये एक थॉमस बूबी नाम के एक शख्स के घर काम करता था, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो ये और इसकी सिस्टर इनके घर पे रहते भी थे और काम भी करते थे। इसका काम क्या था कि वो एक बर्ड कीपर था, उसके जितने भी परिंदे और जितने भी पेट्स थे उनका ख्याल जोसेफ एंड्रयू रखता था। इसका निक नेम जॉय था और इसकी सिस्टर घर के काम करती थी। तो क्या हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी, तो जहाँ पे उसको दूसरे परिंदों को भगाना होता था और डॉग्स को भगाना होता था, वहाँ पे जब वो भगाने के लिए अपनी आवाज़ बोलता था, मुँह से आवाज़ निकालता था, तो वो जो उसकी आवाज़ है वो उनको स्केयर करने के बजाय अट्रैक्टिव लगती थी और वो उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो ये उसके जो है ना, उसकी वज़ह से उसको अस्तबल में यानी हॉर्सेस की को टेक केयर ऑफ करने के लिए उसको भेज दिया गया। हिज सक्सेस एंड ऑनेस्टी इन रेसिंग सर थॉमस हॉर्सेस, उसके घोड़ों को उसने बहुत ऑनेस्टी और कहने के बाय द टाइम एक बहुत अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ब्रॉट जॉय टू द नोटिस ऑफ लेडी बूबी, अब उसकी जो ऑनेस्टी थी, उसका सक्सेस जो था, उसकी मेहनत से जो लेडी बूबी थी, जो वाइफ थी थॉमस बूबी की वाइफ, वो बहुत इम्प्रेस होती है जोसेफ एंड्रयू से। वो अटेंडेंट ही बिकेम एट द एज ऑफ 17। अब वो 17 साल का है, लेकिन लेडी बूबी को बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। वन ऑफ हिज ड्यूटीज वॉज टू बियर द लेडीज प्रेयर बुक टू चर्च एंड देयर हिज फाइन सिंगिंग ड्यू द अटेंशन ऑफ द क्यूरेट मिस्टर अब्राहम एडम्स। अब उसका एक काम ये होता था कि वो लेडी की जो बुक है वो चर्च में लेके जाता था और वहाँ पे जाके उसने वो पढ़ानी होती थी, यानी सॉन्ग की जो है ना एक रिदम में उसने इसको पढ़ के सुनाना होता था। उसकी आवाज़ से जो वहाँ पे कहने कि प्रीस्ट ही था मिस्टर अब्राहम एडम्स, वो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ से इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, एडम्स इज़ नॉट ओनली एन एक्सीलेंट स्कॉलर बट अ मैन ऑफ गुड सेंस, गुड पार्ट्स एंड गुड नेचर। However, at the same time, he is naive and his economic position is encumbered by a wife and 6 children. अब वो एक क्या है कि बाय नेचर बाय ह्यूमन हर तरह से वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या है कि वो एक नेव मीन्स उसको एक लैक ऑफ विजडम जो है कहते हैं ना, वो उसके पास जो है ना एक कमी है। इस इकोनॉमिक पोजीशन इज इनकम्बर्ड, इनकम्बर्ड होता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो या किसी के हाथों में हो। ठीक है, किसी की वजह से आपकी इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रेस हो रही हो, तो वो किसकी वजह से थी, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन की वजह से। वो अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को आगे नहीं, वो ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पा रहा था। Adams questions Joy and is so impressed by his wide reading, his intelligence and candor that he decides to approach Lady Ruby about teaching the boy Latin. मैं यहाँ पे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू ही करूँगी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा। तो एडम जो है वो जॉय से बात करता है और उससे उसकी जो रीडिंग और ये जो उसकी स्किल्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है।
और फिर वो डिसाइड करता है कि वो लेडी बूबी के पास इसको भेज दे, क्या, लैटिन सीखने के लिए, लैटिन लैंग्वेज सीखने के लिए। अब लेडी बूबी से कोई भी डायरेक्ट नहीं मिल सकता। लेडी बूबी की जो असिस्टेंट थी, एक उसकी जो मेट थी, कीपर, वो थी मिसेस स्लिप्सलॉक, ठीक है। एज लेडी बूबी लुक्स ऑन एडम्स एज काइंड ऑफ डोमेस्टिक, हिज ओनली मीन्स ऑफ सक्सेस टू हर इन थ्रू हर वेटिंग gentlewoman Mrs. Slipslop. There he learns that Joy will soon be taken to London by Lady Booby. अब डायरेक्ट उससे वो मिलना-जुलना नहीं था उसका, लेकिन उसे इतना पता था कि जो एडम्स के साथ उसके रिलेशंस हैं, वो बहुत ही फैमिली टाइप हैं, डोमेस्टिक होता है, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं, फ्रैंक एक टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो मिसेस लिप्सलॉक के थ्रू उसे वो उनसे बात करता होता है, और उसी के थ्रू से पता चलता है कि बहुत जल्द लेडी बूबी ने लंदन जाना है और जॉय उनके साथ जाएगा। और ये बात उसको, वो सुन के बहुत खुश होता है अब्राहम के, चलो चला जाएगा और इसकी ज़िंदगी बन जाएगी और कुछ सीखने को मिलेगा इसे फर्दर। Now come to the chapter 4. Now in London with Lady Booby, Joy is influenced, at least outwardly, by the fashions of city, but Lady Booby begins to find him more attractive than ever. अब लंदन में क्या होता है कि लेडी बूबी जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का ट्रेंड है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन लेडी बूबी जो है वो उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है जॉय से। Her familiarities with Joy become the subject of drawing room gossip thanks to Lady Tittle and Lady Tattle. Lady Tittle और Tattle जो है ना, इस तरह के जो नेम्स होते हैं वो हाउस मेड्स के लिए यूज होते हैं, तो ये दोनों जो है हाउस मेड्स थी। बट जॉय रिमेन्स एसेंशियली अनअफेक्टेड। जो जोसेफ जो जॉय है, इसको ये ड्राइंग रूम गॉसिप होती थी इसकी किसी भी पर्पस पे, टॉपिक पे, उसके साथ लेडी बूबी के साथ, और इसके लिए जो है लेडी टिटल और टाइटल जो है ना, वो अरेंज करती थी, इनका एक कॉन्वर्सेशन अरेंज करती थी। लेकिन ये जो उसकी अट्रैक्शन है लेडी बूबी की टुवर्ड्स जोसेफ, उसको नहीं पता चलता कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इफ ही वाज आउटवर्डली अ प्रिटी फेलो, हिज मॉरल्स रिमेन्ड एंटायरली अनकरप्टेड। ये नॉवल जो टेक्स्ट है नॉवल का, वहाँ से ये लाइन ली गई है, और इट मीन्स कि अगर वो इतना वो प्रिटी फेलो और समझदार होता, तो उसकी जो मॉरल्स वैल्यू होती हैं वो इतनी करप्टेड ना होती। करप्टेड मतलब थोड़ा सा जो है कहने के एक वेल अवेयर नहीं था, उसको इन चीज़ों का भी पता नहीं था, ठीक है। सो लेट्स कम टू द 5 to 10 chapters. Death of Sir Thomas Booby confines the Lady Booby to her house for a period of mourning. Mourning means तो एक सौरों का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, लेडी बू वहाँ पे जाके सर थॉमस की डेथ हो जाती है, और फिर लेडी बूबी थोड़ा अरसा अपने वो जो मॉर्निंग पीरियड है अपना, जो एक बेवा गुजारती है उस तरह से गुजार के, तो उससे निकलती है जब, तो उसे क्या होता है कि बट शी शून बिगिंस टू परस्यू जोसेफ, उसे जो और ज़्यादा अपने करीब उसे महसूस करती है। Calling him to her bedside, she cunningly tries to arouse his passions but fails. She cannot understand Joseph's innocence and his failure to understand her. वो उसकी तरफ और ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो जाती है, लेकिन पैशनेट होने की कोशिश करती है, शो करती है, लेकिन जाना फेल्स मीन जो जॉय है उसको तो नहीं पता होता कि ये मेरी तरफ अट्रैक्टिव है, तो ये इस मामले में मतलब वो उसको हार मानना पड़ती है लेडी बूबी को, और उसे समझ नहीं आती कि जॉय की इनोसेंस क्या है, और वो नहीं समझ पा रहा है इसकी फीलिंग्स को। ओके। जोसेफ समवट perturbed writes a letter to his sister. उसे जो है perturb होता है कि किसी चीज़ से आपको फ़िक्रमंद होना, कंसर्न शो करना, ठीक है, फीलिंग ऑफ कंसर्न और एंजाइटी जो आपको परेशान करे चीज़। तो वो क्या करता है, उसे ना थोड़ा-सा फ़ील होता है कि यहाँ पे वो ऐसा कुछ है, लेडी बूबी के साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। वो अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है, पैमला नाम होता है उसका। He thinks that Lady Booby is perhaps pursuing him, but charitably ascribes distraction over the death of Sir Thomas. वो लेटर तो लिखता है, लेकिन उसे वो ये नहीं कहता कि ये मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। उसे ये लगता है कि अब थॉमस की डेथ की वजह से, थॉमस की डेथ की वजह से वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, और वो उस वजह से उसे, मैं जो है वो मेरे मैं उसे इसलिए ज़्यादा अच्छा जो है लगने लगा। उसके माइंड में ये होता है, और यही बात वो अपनी सिस्टर को बताता है।
In any case, he anticipates his dismissal and advises Pamela for his return to the Booby country seat. वो उसे इन्फॉर्म करता है कि मैं बहुत जल्द जो है जहाँ पे पहले रहता था बूबी कंट्री सीट यानी कि अपनी पहले वाली जगह पे वापस आ जाएगा. After sealing the letter, he runs into Mrs. Slop, who has long nursed a secret passion for Joy. अब वो लेटर सील करने के बाद मिसेस स्लिप स्लॉप के पास जाता है और जो कि मिसेस स्लिप स्लॉप भी जॉय की तरफ अट्रैक्टिव होती है. Provoked by Joseph's inability to understand her advances, अब उसे नहीं पता होता जॉय को कि वो भी मेरी तरफ ऐसे ही मेरे बारे में सोच रही है. She is about to seize her prey when her mistress bell rings. Joseph is temporarily saved. अब इससे पहले कि वो इसे कुछ कहती या इस तरह से उस पर वो अपना इन्फ्लुएंस शो करती, तब जो है जो लेडी बूबी है वो बेल बजा देती है और जो मिसेस स्लिप स्टॉप है उसको जाना पड़ता है और जोसेफ इस तरह से बच जाता है उससे. ठीक है. Fielding drawing the reader's attention to the different manifestations of love in Lady Booby and Mrs. Slipslop. अब यहाँ पे वो दोनों औरतों के जरिए एक बच्चे की तरफ अट्रैक्शन लव ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है. Returns the reader to the vacillations of Lady Booby, now pouting. By this time, Mrs. Flipflop is also piqued at Joseph and vilifies his character, even claiming that Betty, the chambermaid, is with child by him. अब ड्यूरिंग दिस होल टाइम पीरियड जो दोनों औरतें हैं वो उसको ऐसे ही जो है हम हमें नज़र आता है कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं. उसके करेक्टर के बारे में जानबूझ के कोई ना कोई क्लेम कर देती है मिसेस स्लिपटॉप के जो है मेरे क्लेम करने से मैं एक तो उसकी मिस्ट्रेस के गुड बुक्स में आऊँगी, लेडी बूबी के गुड बुक्स में आऊँगी, और दूसरा ये कि ये जो लड़का है ये हो सकता है उसे अपने घर से निकाल दे और फिर मैं लाइक इसको इन्फ्लुएंस कर लूँ. ठीक है. तो वो बेटी जो एक होती है ये भी आ जाती है बीच में, ये हाउसमेट होती है और ये भी उसके मिसेस शॉप के लिए ही काम कर रही होती है. और वो ये क्लेम करती है कि ये लड़का जो है ये बाय कैरेक्टर ये अच्छा नहीं है और ये खुद बेटे की तरफ जो है या मिसेस स्लिप स्लॉप की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है. लेडी बूबी ऑर्डर स्लिप स्लॉप टू डिस्चार्ज देम बोथ. अब लेडी बूबी क्या करती है कि ये सारी बातें सुन के स्लिप स्लॉप को मिसेस स्लिप स्लॉप को देती है कि इन दोनों को डिस्चार्ज कर दो यानी कि इनको निकाल दो. And Slipslop, realizing that she has gone too far, tries to backtrack, but it is too late. अब उसे पता चलता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी ऐसा करके. अब इससे क्या होगा कि उन दोनों को निकाल देगी तो वो जो जोसेफ है जो है वो उससे और दूर चला जाएगा. तो उसे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है और ये बहुत लेट हो गया है, मुझे बहुत लेट समझ आया. Yet Lady Booby, warmed by the same passion for Joseph as is Slipslop, दोनों का जो पैशन था उसके लिए वो सेम था, countermands her order several times. Finally, she resolves to see Joseph and to insult him before discharging him. उसे insult करने का जो है मौका मिल जाता है और इंसल्ट करने की वजह से वो उसे लास्ट टाइम जो है मिलने की कोशिश करती है. दिस चैप्टर क्लोजेस विद द रॉय apostrophe from fielding to solve to love's deceiving power of metamorphosis. अब यहाँ पे वो जो फील्डिंग है वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो लेडीज़ हैं जो फीमेल हैं ये भी कोई मतलब कह लें कि दूध की धुली नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से जो है ना वो इसने एक्सप्लेन करनी शुरू की है करने की कोशिश की है मिसेस स्लिपस्लॉप के कैरेक्टर के थ्रू और मिसेस जो मिस लेडी बूबी के थ्रू और जो उसकी अंडर काम करने वाली जो जितनी भी थी मेड्स उनके थ्रू. Okay, Fielding describes Joseph's physical charms and comments that this description might induce all ladies to bridle their rampant passion for chastity. Okay, यानी कि उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो उसका फिजिकल चार्म था उसकी वजह से जो लेडीज थी उसकी तरफ अपना पैशन शो कर रही थी. ठीक है. अब जो कि प्योर नहीं था. Continuing with his story, Fielding shows us Lady Booby seemingly scolding Joseph for his conduct, then embarking on another attempt at seduction but utterly confounded by Joseph's sense of virtue. A reference by Joseph to the chastity of his sister Pamela completely undoes Lady Booby. She then dismisses
Joseph from her household and more mortified than ever rings to voluntarily for Slipslop who has been listening at the keyhole. अब क्या होता है कि अम, जो जोसेफ है वो उसकी बाय द टाइम उसको पता चल जाता है कि मुझे स्कूल किया जा रहा है, मुझे अप्रोच किया जा रहा है, लेडी बूबी भी कर रही है और मिसेस स्लिपस्लॉप भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो उसके जो सिस्टर का रेफरेंस आता है, रेफरेंस बाय जोसेफ टू द चैस्टिटी ऑफ हिज सिस्टर पमेला कंप्लीटली अनडज लेडी बूबी। उसकी वो जो लेडी बूबी है वो कहती है कि तुम अपनी बहन तुम्हारी ना तो वो प्योर है ना तुम इस तरह से मतलब उस करेक्टर पे उंगली उठाती है। तो लेडी बूबी क्या करती है कि उसे डिसमिस कर देती है, उसे अपने घर से निकाल देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ वगैरह वगैरह। और उसे ये जो है उसके करेक्टर पे शक करती है कि वो स्लिप स्लॉप की तरफ अट्रैक्टिव है। और स्लिप स्लॉप खड़ी होकर ये बातें सारी सुन रही होती है। ठीक है। की होल का मतलब है किसी सुराग से या इस तरह से किसी के थ्रू बातें सुनना। लेडी बूबी इंस्ट्रक्ट्स स्लिप स्लॉप टू सी दैट जोसेफ इज पेड ऑफ एंड डिसमिस्ड। अब वो स्लिप स्लॉप को बताती है कि जॉय को उसने जो है जो उसका जितना कुछ था उसके पे थी उसने उसको पे कर दी है and dismissed उसको निकाल दिया but Slipslop is surprisingly pert in her replies. After a verbal pairing by the ladies, Slipslop remarks, I know what I know, and Lady Booby realizes that her reputation now lies with Slipslop, whom she has just dismissed as well. अब जब वो उसे बाहर निकालती है और स्लिप स्लॉप को बताती है कि मैं इसे निकाल रही हूँ और ये वो, तो स्लिप स्लॉप जो है थोड़ा आर्गुमेंट करती है। ठीक है। तमाम जितनी भी हाउस होल्ड वहाँ पे मेड्स होती हैं और लेडी बूबी के साथ भी, तो वो उसे कहती है कि आई नो व्हाट आई नो, मुझे पता है, मुझे जितना पता है मेरे लिए काफ़ी है। तो लेडी बूबी को थोड़ा सा पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने जो अपनी रेपुटेशन है स्लिप स्लॉप की नज़रों में वो थोड़ी सी कम कर दी है, और वो क्या करती है स्लिप स्लॉप को भी डिसमिस कर देती है, निकाल देती है। She does has developed मिस्टर पीटर पाउंड्स। अब मिस्टर पीटर पाउंड्स कौन है? यहाँ पे लेडी बूबी का जो मिजरेबल स्टेवर्ड है, जो दूसरे सर्वेंट्स को मनी देता है उधार या उनको पे करता है, वो सारा कुछ ये संभालता है। ठीक है। और अपने आप को जो है एक कैपिटलिस्ट क्लास का मेंबर कंसिडर करता है, लेकिन ये लेडी बूबी के लिए ही काम कर रहा होता है। To turn Joseph out of the house that evening, but recalls it off to see if she can patch things over. अब वो उसे कहती है कि तुम जॉय को घर से बाहर निकाल दो, उसे छोड़ाओ और उसी शाम को निकाल आओ, और उसे कहती है कि स्लिप स्लॉप को मेरी तरफ भेजना ताकि वो उसे पैच अप करने की कोशिश कर सके। शी क्विकली अचीव्स अ रिकन्सिलिएशन विद स्लिप स्लॉप और वो उसे रिकन्सिलिएशन कर लेती है। बट द फैक्ट दैट हर रेपुटेशन इज now in the hands of this gossipy servant tortures Lady Booby. अब उसे थोड़ा बाय द टाइम एहसास होता है कि मेरी जो रेपुटेशन है, लेडी बूबी सोचती है कि मेरी जो रेपुटेशन है वो अब इन सर्वेंट्स के हाथों काफ़ी हद तक कह लें कि एक बैड इंप्रेशन पड़ चुका है। ठीक है। तो उसे ये बहुत बुरा लगता है सुन के कि मेरे बारे में गॉसिप की जा रही है। इवन मोर डिस्टर्बिंग इज द maelstrom of emotions concerning joy. अब वो जो एक मेलस्ट्रॉम मतलब एक कह लें कि दोनों के बीच एक ऐसी दीवार वाला काम करना जो है उसका जो इमोशनली उसका जो कंसर्न है दोनों के औरतों के दिलों में, उसकी वजह से ये सारा जो मामला था ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। Okay, Joy now understands the full drift of his mistress and unburdens himself in another letter to his sister. तो उसे सारी सिचुएशन समझ आ जाती है अपनी मिस्ट्रेस को लेके, अपनी मालकिन को लेके, और फिर वो अपना जो है सारा मसला अपनी सिस्टर को शेयर कर देता है एक और लेटर लिख के। He is then called downstairs to receive the small remainder of his wages from the dishonest Peter Pounds. Peter Pounds जो एक लाइक वो शो ऑफ करता है अपने आप को, इतना ईमानदार भी नहीं होता, तो उसको वो जो है जॉय बुलाता है और उसे सीढ़ियों के नीचे बुलाता है, उसे कहता है कि मेरे जो पे है बाकी की मुझे वो दे दो। उसे वो दे देता है और स्ट्रिप ऑफ हिज डिलीवरी। और जो पीटर पाउंस है वो जॉय के जो कह लें कि एक यूनिफॉर्म होता है
जो नौकरों का लिवरी यूनिफॉर्म, ठीक है, वो उससे उतरवा लेता है। ही बोरोज अ फ्रॉक एंड ब्रीचेस फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स। अब वो जो जॉय है वो एक फ्रॉक और कुछ ब्रीचेस वगैरह जो है ना, कुछ थोड़ी सी बहुत ज्वेलरी उस तरह की चीज़ें एक सर्वेंट कुछ सर्वेंट से मंगवा लेता है अपने लिए, ताकि वो छुप के वहाँ से निकल सके। एंड लीव्स द हाउस, और घर छोड़ के चला जाता है ताकि मेरा किसी को पता ना चले। वो लड़की के कॉस्ट्यूम में वहाँ से निकलता है। Although it is 7 o'clock in the evening, the moon is full, so Joseph resolves to begin his journey back to the country immediately. और वहाँ से शाम का टाइम भी होता है, 7 बज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो मून लाइट में ही अपनी जो जर्नी है वो कंट्री साइड पे वापस आने के लिए कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट डे कम्स 11 चैप्टर 11 and 12। ओके। अब क्या होता है कि जो जॉय है ये मून लाइट में जा रहा होता है, और इसके साथ क्या होता है अब। द मून लाइट वॉज नॉट जोसेफ्स ओनली इंड्यूसमेंट टू सेट आउट इमीडिएटली फॉर लेडी रूबीज कंट्री सीट। अब उसके लिए इतना काफ़ी नहीं होता कि वो मून लाइट में ही चलता चलता जाए और पहुंच जाए वहाँ पे। उसका सिर्फ मकसद वहाँ पे कंट्री साइड पे जाना ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लिविंग ऑन अ फार्म इन द पैरिश इज फनी गुडविल। वहाँ पे से कि घर के करीब फनी गुडविल नाम की लड़की रह रही होती है और वो उसको पसंद करता होता है, इसलिए उसका ये मकसद होता है कि वो वापस जाए और इसी के साथ रहना शुरू कर दे। होम जोसेफ हैज़ नोन एंड लव फ्रॉम देयर इनफेंसी। बचपन से वो दोनों एक दूसरे को चाहते होते हैं। टेकिंग पर्सन एडम्स advice, they have not married, waiting rather for the added wisdom for a few years work and trips. During Joseph's year of absence, the pair have not communicated but have trusted in each other's fidelity and in the prospect of their future happiness. अब दोनों की पसंद का जो अब्राहम एडम है उसको पता होता है, वो दोनों को जानता होता है। तो वो दोनों को ये एडवाइस देता है कि तुम लोग अभी शादी ना करो, तुम लोग अभी इस एज में नहीं हो कि शादी करो, तो तुम लोग क्या करो कि कुछ टाइम अपना मेच्योर होने दो एक दूसरे को, और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लो, ठीक है, अपने आप को सेट करो और फिर उसके बाद शादी करना। तो यही होता है, दोनों यही डिसाइड करते हैं। तो फिर उसके बाद जब जॉय लंदन चला जाता है तो उसकी एब्सेंस में दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन दोनों में इतना वो ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है कि वो उन्हें पता होता है कि जो है ना दोनों की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं होगा। दोनों अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे तो अम, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, क्योंकि वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको अब फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रहना। जॉय इज फोर्स्ड बाय अ हेलस्टॉर्म टू टेक शेल्टर इन बिलोंगिंग टू अ मैन कॉल्ड प्लेन टिम। अब ये एक आदमी का होटल है, इनका इन मीन्स होटल, ठीक है। अब वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से इस खतरे से खतरे वाली जो रास्ता है, खतरे वाला रास्ता, वहाँ से जाने के बजाय बेहतर है कि मैं स्टे कर लूँ। तो वो क्या करता है कि प्लेन टीम के नाम का जो बंदा है उसके होटल में वो स्टे करने का सोच लेता है। When the storm is over, Joseph continues on his way with another traveler who has also stopped by the hill. फिर वो कंटिन्यू करता है जब थोड़ा तूफान उस टाइम होता है, ठीक है, तूफान जब रुक जाता है तो वो एक और अपने एक और ट्रैवलर होता है उस साइड पे जाने वाला, उसके साथ अपना सफ़र कंटिन्यू कर लेता है। After yet another hike, Joseph continues on his own but is stripped, robbed, beaten, unconscious and thrown into a ditch by the two थीव्स। अब थोड़ा दूर जाके वो जो ट्रैवलर है वो अपने रास्ते चला जाता है, तो आगे जोसेफ को अकेले कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में उसको स्ट्रिप्ड, रॉब्ड, उसको डूब लिया जाता है, बीटन, उसको मारा जाता है, अनकॉन्शियस वो बेहोश हो जाता है, एंड थ्रोन इनटू अ डिश बाय द टू थीव्स। दो चोरों ने उसे मारा पीटा होता है, उसे लूट लेते हैं और उसके कपड़े तक उतार के उसको कहीं कोई गड्ढा होता है साइड पे, उसको फेंक देते हैं वहाँ पे। A stagecoach comes up and after much argument amongst the selfish travelers, अब वहाँ पे एक कहने के बग्गी टाइप इस तरह से सवारी होती है और वहाँ पे कुछ लोग जा रहे होते हैं उसमें, तो उसको वो ये इसको देखते हैं रास्ते में और आपस में कहते हैं, पहले आर्गुमेंट करते हैं कि हम इसे बिठाएं या ना बिठाएं या अपने साथ ले चलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उनमें एक लॉयर होता है और वो कहता है कि अगर हम इसे यहाँ पे छोड़ के गए तो कि हम यहीं से गुजर रहे हैं तो जो भी हमें देखेगा वो ये समझेगा कि हमने इसके साथ ऐसा किया है, तो बेहतर ये है कि इसको अपने साथ ले चलते हैं और इसको पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जोसेफ इज लेंट अ कोट एंड लिफ्टेड इनटू अ कोच। उसको
कोट वगैरह पहनने के लिए दिए जाते हैं और फिर उसको बिठा लिया जाता है साथ। द shallowness of the travelers is further emphasized when the coach is stopped by the thieves। अब वहाँ पे उनको भी दोबारा उनका सामना चोरों से हो जाता है। बट वन दे इवेंचुअली रीच एन इन, जब वो एक होटल के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और जोसेफ इज मेट विद ट्रू काइंडनेस फ्रॉम अ मेड। अब वो वहाँ से निकल तो आते हैं किसी तरह, लेकिन वहाँ पे जाके जब वो एक होटल में पहुंचते हैं, वहाँ पे जोसेफ का क्या होता है कि एक मेड से वहाँ पे मिलता है। वो सीट्स हिम बाय द फायर while she makes up a bed for him। उसे कहती है कि तुम यहाँ पे आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए बेडरूम रेडी करवाती हूँ। She tries to hasten along the surgeon, who promptly returns to bed when he hears that the injured person is a mere foot passenger। um, उसे जो है वो जो मेड के साथ एक बंदा होता है, उसको पता चलता है कि जो पैसेंजर है ये एक इंजर्ड है बहुत ज़्यादा, इसको चोटें वगैरह लगी हैं। द मास्टर ऑफ द इन, अब जो इनका वो जो होटल का जो अब मालिक है, उसका नाम है मिस्टर टोवाउस, सेंड्स अ शर्ट टू जोसेफ एंड इज स्ट्रांगली अब्यूज्ड बाय मिसेस टोवाउस फॉर डूइंग सो। और मिसेस टो हाउस उसके लिए शर्ट तो भेजता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अब्यूज़ भी करता है इस चीज़ के लिए कि तुम मतलब इस तरह से यहाँ पे इस हालत में पाए गए हो। द सर्जन एट लास्ट विजिट्स जोसेफ एंड मैटर्स आर नॉट इम्प्रूव इन द टो हाउस हाउस होल्ड बाय हिज रिपोर्ट दैट जोसेफ इज इन डेंजर ऑफ हिज लाइफ। अब वो जो सर्जन यानी कि वहाँ पे जितना भी उनको जो जोए को उसकी चोटें वगैरह ठीक करने के लिए जिसको कहा गया होता है कि इसको थोड़ा लाइक नर्सिंग जो है इसको प्रोवाइड की जाए। तो वो जब विज़िट करता है और उन्हें पता चलता है कि जो है तुम्हारे घर से रिपोर्ट आई है कि तुम जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ठीक है। सो let's come to the chapter 13, the surgeon despairs of Joseph's recovery, so Mr. Tovaus sends for a clergyman, एक किसान को भेजता है, Mr. Barnabas जिसका नाम होता है, who first drinks a dish of tea with the landlady and then a bowl of punch with the landlord before going up to see Joseph। अब वो जोसेफ से मिलने से पहले वहाँ की जो लैंड लेडी है उससे थोड़े से चाय वगैरह पीता है, उसके साथ बात बैठ के बातें करता है। अब देखना ये है कि मिस्टर टोबाउस उस जो किसान है वो उसको वहाँ पे क्यों भेजता है जोसेफ के पास। जोसेफ इज इनकोहेरेंट, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ अबाउट फैनी, अपने आप से वो फैनी के बारे में बातें कर रहा होता है, बट रिजाइंस हिमसेल्फ विदाउट रिग्रेट टू द डिवाइन विल। और अपने बारे में जो अपनी डिवाइन विल यानी कि उसने जो आगे चाह रहा होता है, अपनी ख्वाहिश बताता है कि मैं अब कहाँ जाना है, क्या करना है, ये वो। बट नाउ considers all this a rhapsody of nonsense। उसे ये सारी बातें बहुत फिजूल लगती हैं। Later when he finally talks with Joseph, his Christian admonitions to forget all carnal affections and to forgive everyone sound rather hollow. Perhaps descends for more punch while the good-natured Betty brings Joseph some tea, which Mrs. Toehouse had refused to serve him। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनको ये लगता है कि जो क्या कहते हैं कि अ, रास्ते में जो उसके चोरों के साथ सामने होता है वो, और जो फैमिली के बारे में वो बताता है वो सारा कुछ झूठ है, एक नॉनसेंस है, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है कि जोसेफ से जब वो बात करता है तो वो कहता है कि मैं, क्योंकि क्रिश्चियन में ये एक रूल है कि आप जो है किसी को माफ़ कर देना सबसे अच्छी बात है। तो वो कहता है कि मैं जो है उन जो चोर थे उनको माफ़ कर दूँगा, वरना जो टो हाउस है और जो उनके वहाँ पे इंक्वायरी चली थी, उनका ये एम था कि उन चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे पकड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। So Barnabas descends for more punch while the good nature, अब वो अभी फर्दर जो है इसको जोसेफ को टॉर्चर करने की कोशिश करने वाला होता है जो बर्नाब्स है, ठीक है। जो किसान तो वॉस ने भेजा होता है, वो फिर क्या होता है, बेटी जो उनकी हाउस मेड है वो आ जाती है चाय लेके, ठीक है।
जो कि मिसेस वोटो उसकी सिस्टर जो वाइफ है, सॉरी वाइफ है, उसने भेजी होती है, ठीक है। सो चैप्टर 14 और 15 में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be doing great and they will be fit and fine. So हमने कंटिन्यू करना है चैप्टर 14 एंड 15 से, और इससे पहले तक की स्टोरी आई होप आपको थोड़ी बहुत उसका आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 14 एंड 15 से। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि ये चैप्टर्स इसकी 4 बुक्स हैं और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अब फर्दर इसको इस तरह से प्रॉपर्ली रीड आउट नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं इसको थ्रू आउट आपको स्टोरी बता सकूँ। लेकिन आपने इसको कोशिश करें कि ये जो होल फाइल है, पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप इसको खुद रीड आउट करें एक दफ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे नॉवल में क्या हो रहा है, ठीक है। So continue करते हैं. Evening falls and a gay person arrives at the inn. On hearing that what has happened to Joseph, whose identity he does not yet know, he is immediately concerned for Joseph's health and safety among such uncharitable people. He inquires of the surgeon, who would rather talk in medical jargon. Sorry about that. Jorgen then communicate, but the surgeon is interrupted. One of the thieves has been taken, and to the great joy of Joseph, a little piece of broken gold, a memento of Annie. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्रे पर्सन जो है उस इन में आता है, एंट्री होती है उसकी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं, जिस होटल में उसने स्टे की होती है, ये जगह जगह पे कुछ ना कुछ होटल्स बने होते हैं, ट्रैवलर्स के लिए बनाए जाते हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों को फ्री खाना और फ्री उनको रहने के लिए जो है ना, स्टे करने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे चैरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ दे जाते हैं, अगर नहीं भी देते तो उनको बिल पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे एक ग्रे पर्सन आता है, और वो इस हेरिंग के बारे में उसको पता चलता है और जोसेफ के बारे में उसको पता चलता है। तो वो जोसेफ की हेल्थ के बारे में देखता है कि ये कैसे वो जो है बेरहम लोगों के हाथों में जो है इसको थमा दिया गया है। और जो सर्जन है वो भी ये सर्जन से इंक्वायर करता है कि ये क्या माजरा है, ये वो बजाय इसके कि वो कुछ अपनी लैंग्वेज में जॉर्गन में बात करता है। जॉर्गन होते हैं ये प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसने उसको इंटरप्ट किया और उसने कहा कि जो है एक जो चोर है वो पकड़ा गया है, और तुम जो है और उसके पास से हमें गोल्ड का पीस मिला है, जो कि एक्चुअली मोमेंटो है फैनी का। फैनी का जो उसने लाइक उनके मोहब्बत की जो निशानी कह सकते हैं वो है, ठीक है। तो उसमें फैनी की जो है ना, शायद उसका स्केच इस तरह से कुछ बना हुआ है। तो उसने कहा कि ये जो है उसके पास से, उस चोर के पास से मिला है, और चोर को कैसे मिला, जोसेफ से उसने चुराया और कुछ कपड़े उसके चुराए थे, ठीक है, वो सारा कुछ उसको मिला। डिलीवरी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्रेव जेंटलमैन। अब उसने जो लिवरी देखी, जो उसका यूनिफॉर्म देखा, जो कि जोसेफ पहनता था मिस बूबी के घर पे सर्व करते हुए, तो उसने पहचान लिया कि ये तो जोसेफ का है वगैरह वगैरह, और उसको पता चल गया। और वो पर्सन कौन था, जो ग्रेव पर्सन था, वो था एडम्स, पार्सन एडम था। अम, जो कि चाइल्डहुड से एक प्रीस्ट की हैसियत से, जिसके पास जोसेफ पढ़ रहा था और चर्च के क्रिश्चियनिटी की थोड़ी एजुकेशन ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नबास और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि फैसला किया जाए प्रिजनर का और ये वो, लेकिन फिर अचानक से फैसला होने लगता है। तो जो बेटी है, जो उनकी नौकरानी हाउस मेड है इनकी, वो आती है और वो कहती है कि एक गोल्ड का पीस मिला था इस प्रिजनर के पास, ये चोर के पास से, तो इसका जो है इसका भी फैसला करना चाहिए कि ये किस चीज़ का एविडेंस है। तो वहाँ पे फैसला रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि कल सुबह इसका फैसला सुनाया जाएगा। जबकि थीव को उसको कैद में डाल दिया जाता है। कैद में डालने के बाद उसको एक जो है वहाँ पे, अब यहाँ से मैं रीड आउट नहीं करूँगी प्रॉपर्ली, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अपनी मिस्ट्रेस को बताती है, जो बेटी है, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। बेटी जो है अपनी मिस्ट्रेस के पास जाती है और उसे जो है वो पार्सन एडम्स के बारे में बताती है, और मिसेस टोवॉस उसका नाम होता है उसकी मिसेस का, उसकी जो मिस्ट्रेस है।
और जो क्योंकि होटल का मालिक मिस्टर टोवास और उसकी वाइफ है मिसेस टोवास। तो अब वो फ़ौरन से इस पे जो है वो चार्ज लेती है। अभी ये सारा कुछ हो ही रहा था तो उनको क्या पता चलता है कि जो चोर है उसको वो भाग गया है, ठीक है? अम, इससे पहले कि कोई और फैसला लिया जाता, उनको पता चलता है कि ये जो है लाइक बात जो है बीच में टोक दी जाती है और फिर वहाँ से यहीं पे अभी बात अधूरी होती है और चैप्टर का एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 16 स्टार्ट होता है, यहाँ पे पता चलता है कि चोर भाग गया और चोर की जो निगरानी करने के लिए जिस कांस्टेबल को हायर किया गया था, वो था उसका नाम था टॉक सक ब्राइब। So Adams realizes that as Joseph is not yet well enough to travel, अब इसे यहाँ पे पता चलता है कि इसके पास ना तो इतनी हिम्मत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था और खतरे से बाहर आया है। इसके पास इतना पैसा भी नहीं कि फर्दर ट्रैवल कर सके। तो वो इसे अपना जो है वो पैसे देने का सोच रहा होता है इसमें इतने में, ठीक है? और क्योंकि उसे अपने सर्मन्स जो है उसने जो कुछ बुक्स लिखी हैं क्रिश्चियनिटी पे, वो पब्लिश करवाने लंदन जा रहा होता है। तो अब उसे पता चलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको दे सके। तो वो क्या करता है, वो मिस्टर टोवास के पास जाता है, जो एडम्स है वो टोवास के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए और मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, ठीक है? सिक्योरिटी के तौर पे। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं तो जो बरनबास है वहाँ पे एक सर्जन के तौर पे काम कर रहा होता है, सर्जन के साथ काम कर रहा होता है। वो उसको उनकी बातें सुन लेता है एडम और जोसेफ की, और जोसेफ उस एडम से जो है अपनी समन्स पब्लिश करवाने के लिए बता रहा होता है, तो वो बात सुन लेता है और वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक पब्लिशर हाउस में काम करता है, तो मैं तुम्हें उसके थ्रू तुम्हारी पब्लिश करवा देता हूँ बुक्स। वो उसको बुला लेता है और उनको पता चलता है कि ये जो है जो एडम्स है वो ये एक क्लर्जीमैन है, यानी कि बाय प्रोफेशन ये एक किसान है, गरीब आदमी है। लेकिन ये प्रॉपर प्रीस्ट नहीं है, ठीक है? और एक भुलक्कड़ इंसान है, इसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और इस तरह से एक लैक ऑफ विज़डम भी है इसमें। तो वो कहता है कि इसकी ये बुक सेल नहीं हो सकती क्योंकि ये हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक आम बंदा क्रिश्चियनिटी पे लिख रहा है, हमारे मज़हब पे लिख रहा है और हम उसे ऐसे पब्लिश कर दें, ये पॉसिबल नहीं है वगैरह वगैरह। इसी पे अभी डिस्कशन हो रही होती है। तो उनको जो है अभी यही डिस्कशन हो रही होती है और फिर क्या पता चलता है कि दूसरी तरफ जब एडम्स ने उससे पैसे मांगे होटल के मालिक से कि मुझे थोड़ी सिक्योरिटी के तौर पे पैसे दे दो और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो इतने में उसको कोई नौकर बुला के ले जाता है, उसको जाना पड़ता है, ठीक है? फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद अभी बुक सेलर से बाद में वो इससे बुक सेलर के साथ बात कर रहा होता है, एडम्स और बर्नाबास और ये सारे सैमन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये इशू चल रहा होता है, तो एकदम से पता चलता है कि होटल में उस इनमें जो बेटी है, जो उनकी मेड है, हाउस मेड है, वो उसको उसके हस्बैंड के साथ देख लिया, मिस्टर टू उसके साथ उसको उसके कमरे में देखा गया है और उसकी वाइफ ने उसे लाइक एट द स्पॉट पकड़ लिया है, ठीक है? तो बैटरी से जब पूछा जाता है तो वो कि जोसेफ को सर्व करती रही होती है, उसका जख्म वगैरह ठीक करती है और इस तरह से, तो उसे जोसेफ अच्छा लगता होता है। लेकिन बेटी जो है उसका अब ये क्लियरली नहीं बताया गया कि बेटी का उससे क्या ताल्लुक होता है, उसके वो वाक़ई इंटेंशनली ऐसा करती है या नहीं, लेकिन वो ये कहती है कि मैं उसके कमरे में गई और मिस्टर टोवाउस मेरे सामने आए और फिर इस तरह से मैं उनके जो है वो जो उनकी ख़्वाहिश के आगे ये शी सबमिटेड टू हिज़ विल, उनकी ख़्वाहिश के आगे मैं कुछ कर नहीं सकी और मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया, ठीक है? तो फिर इस तरह से हुआ और मिसेस टोवाउस को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो फिर कि ये मतलब मैंने अपनी आँखों से देखा है वगैरह वगैरह, तो फिर उसे बेटे को डिसमिस कर देती है, उसे निकाल देती है और मिसेस टो उसके गले में एक एल्बर्ट रॉस ऑफ एडल्ट्री, एक जो यंग परिंदा है उसके जो पर हैं वो उसके गले में लटका देती है कि इसे ज़िंदगी भर ये बात याद दिलाता रहे कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और दूसरे लोगों को भी ये एक रिमाइंडर के तौर पर याद रहे, ठीक है? यहाँ से बुक टू स्टार्ट हो रही है और इसमें जोसेफ का जो मैंने आपको बताया था कि 17वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस तरह से, ठीक है? और सस्पेंस क्रिएट किया गया, सेम एज केस विद दिस नॉवल, इसी में भी इस नॉवल में भी यही सारा कुछ है। आगे चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है कि वो रीडर्स को क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है और कैसी नेचर उसने क्यूरियस प्रोडक्शंस ऑफ नेचर, यानी कि हर करेक्टर में उसने कुछ ना कुछ सस्पेंस रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, चैप्टर 2 और 3 में हम कंटिन्यू करते हैं। जोसेफ एंड एडम्स आर अबाउट टू गो ऑन their separate ways when it is discovered that Adams has nothing more in his saddle bags but than his clothes.
which his practical wife thought would be more useful to him than his sermons. अभी वो अपने-अपने रास्ते निकलने वाले होते हैं, एडम्स और जोसेफ वहाँ से फ्री होके वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तो एडम्स को पता चलता है कि क्योंकि उन दोनों ने अपने-अपने रास्ते जाना होता है, एडम्स ने जो लंदन जाना होता है, लेकिन जोसेफ ने कंट्री सीट पे अपनी वो जो बूबी कंट्री सीट है, वहाँ पे जाना होता है। तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में वो समन्स नहीं है, वो बुक्स नहीं है जो उसने पब्लिश करवानी थी, बजाय इसके कि उसके सिर्फ़ कपड़े पड़े हुए थे, जो कि उसकी बीवी को लगा कि शायद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी बुक से ज़्यादा। तो वो सिर्फ़ उसकी बैग में जो है उसकी सिर्फ़ कपड़े होते हैं, बुक्स नहीं होती। तो वो ये उसको एक तरफ से खुशी भी होती है कि अब जोसेफ को अकेले नहीं जाना पड़ेगा, तो वो उसे कहता है कि मैं अब लंदन नहीं जा सकता, वहाँ जाने की कोई वजह नहीं है, तो हम वापसी का सफ़र जो है इकट्ठे तय कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जोसेफ गो टू अहेड फॉर अ व्हाइल ऑन हॉर्सबैक, द पर्सन स्टार्ट्स ऑफ बट बिफोर जोसेफ कैन लीव। अब यहाँ पे अभी जोसेफ अपना सामान लेने गया होता है और क्योंकि वो जो उनका कह लें कि बग्गी टाइप जो उनकी सवारी होती है, घोड़ा जिसके साथ होता है, वहाँ पे अभी एडम्स बैठा ही होता है और उसे लगता है जैसे जोसेफ उसे लगता है कि जोसेफ उसके साथ ही है, लेकिन जोसेफ उसके साथ नहीं होता। वो अभी अपना सामान लेने गया होता है और वो घोड़ा चल पड़ता है। थोड़ा दूर जाके उसे पता चलता है कि उसके पास तो जोसेफ नहीं है और लाइक वो काफ़ी आगे आ चुका होता है और इस तरह से। तो अभी जोसेफ जब वापस आता है तो वहाँ पे मिसेस टोवाउस उसे कहती है कि तुम्हें इस होटल का बिल पे करना है, ठीक है? और वो बिल पे करने के पास उसके के बिल पे करने के लिए जोसेफ के पास पैसे नहीं होते और जो पीस ऑफ गोल्ड वो उसके पास देखती है तो उसे देख के वो इनकार कर देती है। अभी वो ये कहने लगा होता है कि तुम ये गोल्ड रख लो, लेकिन उससे पहले वो कह देती है कि मैं ये तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं देने वाली, नहीं दे सकती, ठीक है? अब एडम्स को वहाँ पे पता चल जाता है कि जोसेफ उसके साथ नहीं है, ठीक है? और रास्ते में जो जिस जगह पे वो रुकता है, अब वो उसे ये होता है कि मैं यहाँ पे जो रास्ते में एक और होटल आया है, मैं वहाँ पे स्टे कर लेता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि अगर मुझे वो जोसेफ कहीं से मिल जाए या मैं उसके बारे में कुछ पता करवा सकूँ। वहाँ से रास्ते में उसको 2 लोग मिलते हैं और लाइक वो एक औरत उसके साथ लाइक कह लें कि अपनी लिफ्ट माँगती है, ठीक है? और वो उसके साथ चल पड़ती है, बल्कि 2 औरतें होती हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आके नीचे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो है like it happens that one of the women in it has redeemed Joseph, and Adams also hosts to his surprise. Adams discovers that it is none other than Mrs. Slipslop. अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब वो होटल में दूसरे होटल में पहुँचता है तो वहाँ पे जोसेफ पहले से मौजूद होता है और उसको जो है बिल पे करने के लिए इस तरह से तंग किया जा रहा होता है और मिसेस स्लिप फ्लॉप उसके साथ होती है, ठीक है? तो एडम्स को समझ आ जाती है कि ये जो है जोसेफ को फंसाने की जो है एक चाल है, ठीक है? फिर वहाँ से सारा मामला खत्म करके जो है वो मिसेस स्लिप फ्लॉप को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल आते हैं। रास्ते में ट्रैवलर वो 2 औरतें उनके साथ वहीं पे कंटिन्यू करती हैं और वो यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट करती हैं कि जो है एट दिस पॉइंट वन ऑफ द लेडीज एंड को ड्रॉज देयर अटेंशन टू मेंशन दे आर पासिंग इट इज शी सेज द होम ऑफ अनफॉर्चुनेट लेनोरा। वो यहाँ पे कहती हैं कि एक घर के पास वो गुजर रहे होते हैं तो वो कहती है कि ये जो घर है ना ये एक अनफॉर्चुनेट यानी कि एक बदकिस्मत लड़की लिनोरा का घर है जो कि जिसकी हिस्ट्री वो अब स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि लिनोरा जो है 18 इयर्स ओल्ड की लड़की थी, ठीक है? उसके घर में जैसे आपने सुना होगा कि पहले पहले या अभी भी जो क्रिश्चियंस हैं या यूरोप कंट्रीज़ हैं जितने भी, वहाँ पे जो गैदरिंग होती है वहाँ पे एक बॉल होता है, हॉल बॉल बना होता है। वहाँ पे डांस कपल्स जो है डांस करते हैं, तो उस तरह की गैदरिंग्स रखवाई जाती हैं और वहाँ पे इसके लिए कोई जेंटलमैन ढूँढा जाता है। और फाइनली एक जेंटलमैन उनको मिल जाता है, उसका नाम होता है होरेशियो। ये है होरेशियो नेम लिखा हुआ है, ठीक है? और फिर बाय द टाइम उनकी वो थोड़ी-सी अट्रैक्शन होती है और तय हो जाता है कि इन दोनों की फलाँ-फलाँ दिन शादी है। शादी के 1 दिन पहले क्या होता है कि जो होरेशिया है क्योंकि एक लॉयर होता है, ठीक है? एक बैरिस्टर होता है, तो उसे कंट्री साइड पे किसी सेशन के सिलसिले में जाना पड़ता है। तो लिनोरा जो है वो घर पे होती है और घर पे उसपे एक आदमी जो है उनके घर के पास से गुज़र रहा होता है और वो लिनोरा को देख ले तो उसे लिनोरा बहुत अच्छी लगती है। उस लड़के का नाम होता है बेलरमाइन।
अब वो उसे मिलता है और वो उसे बताता है कि मैं पेरिस से आया हूँ और फ्रेंच साइड पे मैंने एक असेंबली अटेंड करने के लिए शाम को जाना है। लेकिन वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और उसे वो अपना मोहब्बत का इज़हार भी करता है वगैरह-वगैरह, ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो पहले तो लिनोरा उसे मना कर देती है कि तुम इस तरह से ना करो, ये वो, मैं एंगेज्ड हूँ। लेकिन बाय द फिर थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही उसके साथ फ्रैंक हो जाती है, उसके साथ डांस करती है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द वेलर माइंड प्रपोज टू लिनोरा, अब उसे प्रपोज कर देता है और उसे शादी करने के लिए वो सोच रही होती है। लेकिन जो उसकी आंट है वो उसे कहती है कि तुम इस बारे में मत सोचो, तुम तो एंगेज्ड हो, ठीक है, और तुम इस तरह से इसके बारे में ना सोचो, ये हो सकता है कौन है, हम इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। तो वो कहती है कि उसकी आंट उसको कहती है कि मैं तुम्हें मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई इसका मनी का, कुछ पैसे का कुछ मकसद है। लेकिन वो नहीं मानती, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो दोनों शादी का इरादा कर रहे होते हैं और उसी शाम को होरेशियो जो है एट द स्पॉट पहुंच जाता है। अभी वेलेंटाइन वो रेडी हो रहा होता है तो नोरा क्या कहती है होरेशियो को, उसे वो नज़र आता है वहाँ पे आया हुआ, और वो उसकी आंट जो है उस मामले को रिकवर करने की कोशिश करती है। लेकिन होरेशियो कहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही आप लोगों की बातों से, तो मुझे मुझे शक हो रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बाय द टाइम फिर लिनोरा कहती है कि मुझे वेलरमाइन अच्छा लगता है, मैंने इसी से शादी करनी है, और उसके पेरेंट्स जो वेलरमाइन है वो उसको होरेशियो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और फिर अपनी जगह पहुँच के एक लेटर लिखता है उसे कि जो है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं वगैरह-वगैरह यही सारा कुछ है। तो लिनोरा को बाय द टाइम वेलरमाइन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी एक शर्त पे करूँगा, जब तुम्हारे माँ-बाप ज़्यादा तुम्हें जहेज़ देंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे वो कहती है कि उसके फादर और कहते हैं कि कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे वगैरह-वगैरह, या लाइक वही जो उसकी आंट ने उसे कहा होता है कि ये आदमी जो है तुम्हारे साथ दौलत के पीछे है। और इस तरह से फिर इसका ऐसे कुछ मामलात होते हैं और इसके फादर इसको मना कर देते हैं शादी के लिए, और शादी नहीं होती। और वो जो होरेशियो है वो क्योंकि उसके बगैर नहीं रह सकता, उसे पसंद करता होता है, तो वो लेकिन उससे शादी भी नहीं करता। तो इस तरह से जो है ना, ये इसकी अनफॉर्चुनेट एक स्टोरी है, बीच में लाई गई है। सिर्फ़ इसका कुछ ख़ास नॉवल के अंदर है नहीं है, सिर्फ़ स्टोरी बताई गई है, शायद नॉवल को लंबा करने के लिए या इस तरह से कुछ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 5 में अब जोसेफ इज़ ऑलरेडी एट द इन, अब यहाँ पे जो जोसेफ उसको वो मिल जाता है और यही वो वहाँ से जो है चल पड़ते हैं। रास्ते में क्या होता है कि ये लोग एक जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडम्स जो है वो पहले ही एक जिस जगह पे जोसेफ होटल में मौजूद होता है, उससे पहले जोसेफ रास्ते में एक जगह पे स्टे करता है। तो उसे वहाँ पे एक हंटर मैन मिलता है। हंटर मैन अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि मैं इस तरह लड़ता हूँ, ये वो, और मैं शिकार करता हूँ, मैंने बहुत कुछ बहादुरी के काम किए हुए हैं वगैरह-वगैरह। तो अभी वहाँ पे गन शॉट की उनको आवाज़ आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो गन शॉट की जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पे होता ये है कि एक झगड़ा हो रहा होता है और वहाँ पे एक लड़की जो है अ, उसको उसके साथ जो है कुछ लड़के बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो एडम्स जो है वहाँ पे जाता है और वहाँ उस लड़की को बचा लेता है। और वो लड़की कौन होती है, वो फ़ैनी निकलती है, ठीक है। फ़ैनी क्योंकि जब उसे जोसेफ़ का पता चलता है कि जोसेफ़ इतनी मुश्किल में है और उसे ज़ख्मी हालत में पाया गया है वगैरह, इस ये सारा कुछ, तो वो वहाँ से उसे ढूँढते हुए निकल पड़ती है और रास्ते में उसके साथ ये हो रहा होता है और वहाँ पे एडम्स पहुँच जाता है। अब एडम्स उसे बचा के लेके जा रहा होता है और कह लें कि अभी वहाँ से चलने वाला होता है, तो जिस बंदे से उसको बचाता है वो एडम्स उसको बहुत ज़ख्मी हालत में छोड़ के आ रहा होता है, तो लोग क्या कहते हैं कि उसको जो उस जगह का जो कोर्ट है, वहाँ पे उसको पेश कर देते हैं। वहाँ से फिर पहले कहते हैं कि ये जो है इससे जो आदमी जिस आदमी ने फ़ैनी पे हमला किया था और एडम्स उसको बचाता है फ़ैनी को, उस बंदे को मार के, तो वो बंदा बहुत मासूम बन के वहाँ पे सामने सबके सामने आता है कि नहीं-नहीं मैं मासूम हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फँसा रहा है, ये वो। लेकिन फिर वहाँ जहाँ पे फैसला हो रहा था, तो वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं एडम्स को जानता हूँ पर्सनली और ये जो है ना एक बहुत मासूम लड़का है, आदमी है, तो इसने कुछ नहीं किया, इसने फैनी को बचाया है इस तरह से। तो वहाँ से फिर वो निकल आता है, फैनी को लेके वो एक होटल में पहुँचता है, वहाँ पे होटल में
जोसेफ पहले से मौजूद होता है और वहाँ पे स्लिप स्लॉप भी होती है, लेकिन उसे वो दोनों को देख के बहुत गुस्से में आती है, वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। वहाँ से फिर जोसेफ और एडम्स और जो फैनी है वो साथ-साथ चले जाते हैं, निकलते हैं वहाँ से। और वहाँ से फिर लिनोरा की स्टोरी दोबारा से शुरू कर दी जाती है, ये वैलेंटाइन का कि उसके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी स्टोरी फिर से कंटिन्यू की जाती है। वही औरतें जो हैं अपनी स्टोरी को दोबारा से कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। चैप्टर 7 टू 9 है आगे। इसमें बताया जाता है कि एडम्स को जो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नॉवल हेनरी फील्डिंग ने इसलिए लिखा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि हेनरी जो इसका एक फ्रेंड था सैमुअल रिचर्डसन, उसने एक नॉवल लिखा था पैमिला के नाम से, और पैमिला एक औरत का कैरेक्टर था जिसमें उस नॉवल में होता ही है कि इसका पैमिला एक नौकरानी होती है, और इसका जो मास्टर है अपनी बीवी के डेथ के बाद उससे शादी कर लेता है क्योंकि इसकी बहादुरी उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो वो इससे शादी कर लेता है, लेकिन ये पाक औरत होती है, मतलब वो अपने मास्टर की नज़रों से बच के रहती होती है, लेकिन मास्टर जो है उससे फिर बाद में इम्प्रेस होता है और फिर सही मानों में से उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर वो शादी कर लेता है उससे। तो उसमें उसने कहा ये है कि जो औरतें हैं वो अगर अपना दामन पाक रखें, अपने आप को मर्दों से पाक रखें, तो वो एक अमीर और अच्छे इंसान से शादी कर सकते हैं। लेकिन हेनरी फील्डिंग ने उसे जो है ना क्रिटिसाइज़ किया और वो इस बात पे एग्री नहीं था। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बदले में फिर इसने ये नॉवल लिखा। इसमें अब उसने इसी कैरेक्टर को, पैमेला के कैरेक्टर को इसमें ऐड किया। पैमेला एक लेडी बूबी का नेफ्यू है, उसकी उसके साथ उसकी पैमेला की शादी हो चुकी है, ठीक है। और पैमेला क्योंकि ये गरीब ख़ानदान से बिलॉन्ग करती थी, तो लेडी बूबी का जो नेफ्यू था उसको ये अच्छी लगी और उसकी शादी हो गई उससे। तो पैमेला एक्चुअली जोसेफ की बहन बताई गई है इस नॉवल में। तो जोसेफ को उसका भाई इसलिए बनाया गया, हेनरी फील्डिंग ने ये दिखाना था कि एक पाक औरत है जो जोसेफ भी उसी का भाई है, यानी कि सिर्फ औरतें ही नहीं हैं बल्कि मर्द भी अच्छी नीयत के होते हैं, क्योंकि उसने रिचर्डसन ने अपने नॉवल में मर्दों को गंदी नीयत का बताया गया है, लेकिन इसने जो है अपने नॉवल में अपोजिट बताया। इसने कहा है कि मर्द भी अच्छी नीयत के होते हैं, प्योर होते हैं, चैस्टिटी, मेल चैस्टिटी को इसने जो है ना अपने नॉवल में शो किया है। तो इसलिए दोनों को जो है वो भाई-बहन का एक बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे अब जस्टिस ऑफ कोर्ट के बाद जब वो यहाँ से निकलते हैं तो एक और यहाँ पे होटल आता है जहाँ पे स्लिप स्लॉप को उनका वो उनका सामना होता है और वहाँ से फिर निकलते हैं। तो निकलते हुए क्योंकि स्लिप स्लॉप वहाँ से चली जाती है, तो जोसेफ को कहा जाता है कि तुम इस इन का जहाँ पे तुम्हारा तुम्हें पे किया वो स्टे किया तुमने थोड़ी देर और तुम्हें खाना वगैरह दिया गया है, तुम इसके लिए बिल पे करोगे। और जब एडम्स को पता चलता है तो एडम्स के पास भी पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से लोगों से एक दूसरे से मांगते हैं पैसे कि हमें हमारी मदद करें कोई, लेकिन लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, कोई उनकी बातें सुनता हो कहते हैं कि ये गरीब हैं वगैरह वगैरह, ये इस तरह से कह रहे होते हैं सारे। तो फिर आखिरकार के वहाँ पे एक आदमी आता है पेडलर नाम का, और वो एक कह लें कि जैसे यहाँ पे हाथ में कोई बर्गर वगैरह लेके बेच रहे होते हैं और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं। इसी तरह का एक आता है बंदा और उसका नाम मतलब पेडलर, और होता वो गरीब ही है लेकिन वो इनका बिल पे कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर रास्ते में क्योंकि ये उनका सफ़र अभी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक जगह पे रास्ते में स्टे करने का सोचते हैं, ठीक है। आगे चैप्टर 11 और 10 और 11 है, ठीक है। इसमें जिस रास्ते में वो जो स्टे करते हैं वहाँ पे उनको एक आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पे शायद कुछ किसी को जो है ना मतलब कोई मारने मराने की जो है ना बात कर रहा है। ये जो पैराग्राफ है इसमें 80 पाउंड जो उसे मांगे गए और उसने दिए गए और ये सारा कुछ जो है ना उसमें डिस्कस हो रहा है। ओके, सो यस,
वो एक जगह पे स्टे करते हैं और वहाँ पे उन्हें डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आ रही होती हैं और वहाँ से क्या होता है कि वो डर के भी भागने वाले होते हैं, लेकिन एक आदमी मिस्टर विल्सन उनके सामने आता है और वो उन्हें कहता है कि हम जो है ना, मैं तुम लोग मेरे घर पे स्टे कर लो और ये कोई फ्रेटनिंग प्लेस नहीं है, ये वैसे ही आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई अपने जानवरों को बचाने के लिए जाने इस तरह की जानबूझ के आवाज़ें निकालता है, ठीक है। रास्ते में वो क्योंकि वो उस टाइम पे स्टॉर्म एक होता है, ये तूफान आ रहा होता है, इस वजह से वो जो है उनकी ये होती है कि हम लोग यहाँ पे स्टे कर लें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो स्टे करते हैं मिस्टर विल्सन के घर पे और मिस्टर विल्सन जो है अब अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि अच्छा, ये जो पैराग्राफ्स हैं इसमें मेल चैस्टिटी का जो भी मैंने आपको बताया कि मेल चैस्टिटी को और किस तरह से शो किया गया, किस कैरेक्टर के थ्रू शो किया गया, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। और फैनी और जोसेफ का एक दूसरे से जो लव रिलेशन है वो बताया गया और वहाँ से कैसे वो जाते हैं, निकलते हैं, कि कौन इसकी मदद करता है और बिल पे करता है, ये सारा वही है, ठीक है। तो यहाँ से जब वो रास्ते में स्टे करते हैं मिस्टर विल्सन के पास, मिस्टर विल्सन अपनी स्टोरी सुनाता है और वहाँ पे वो कहता है कि मैं जो है एक मैं एक आई थिंक वो कहता है कि मैं एक गरीब आदमी था और मेरे साथ हुआ ये कि मेरे फादर ने विरासत में मुझे कुछ जायदाद दी थी। तो वो जायदाद मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दी, उड़ा दी नशे में और कुछ जुआ खेलने में और इस तरह से पैसा कैसे खर्च किया मुझे खुद भी समझ नहीं आई और उसे जो है इसने एक लॉटरी का टिकट लिया था और उसने वो बेच दिया और जुए की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद उसे पता चला कि जो लॉटरी का टिकट उसने बेचा था किसी को, वो उसकी जो है उसमें आई थिंक कुछ 5,000 पाउंड का इनाम निकला है, ठीक है। अब जिसको उसने बेचा था वो आदमी थोड़ा ईमानदार था, तो उसने कहा कि जिसने मुझे ये बेचा ये इसका हक है, ठीक है, मेरा नहीं है। उसने वापस वो जाता है, उसे पता चलता है कि आदमी जेल में है, तो वो विल्सन कहता है कि इस आदमी ने मुझे वहाँ से छुड़वाया और जो है जिसको मैंने बेचा था वो इसका नौकर था। लाइक जिस औरत को इसने बेचा था वो टिकट बेचा था और जिस जो उसको छुड़वाने आया था ये उस औरत का नौकर है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा तो फिर वो औरत उसको अच्छी लगी, उसको वो ये भी अच्छा लगा तो उनकी फिर शादी हो गई। वो कहते हैं कि फिर शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ और जो है उसकी बीवी की डेथ हो गई और लेकिन उसका बेटा जो है पैदा होने के फ़ौरन बाद किडनैप कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर बुक 3 स्टार्ट हो रही है, चैप्टर 1 है, यहाँ पे बायोग्राफ़ी का थोड़ा-सा रेफ़रेंस दिया गया है, बायोग्राफ़ी ऐसे कुछ ऐड नहीं की गई। यही किया गया है कि कुछ नेम्स हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हेनरी फील्डिंग ने इस नॉवल में ऐड किए हैं, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 है नेक्स्ट। इसमें अब मिस्टर विल्सन अपनी स्टोरी बता रहा है और वो कहता है कि मेरे जो है बचपन में ही मेरा बेटा अगवा हो गया था और उसके बाद से मैं अब यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ और मैं बहुत सैड हूँ कि मैं अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। अब ये जो उसने 18,000 पाउंड का उसने जो बताया ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये उसने स्टोरी अपनी बता दी यहाँ से और वो कहता है कि उसे लगता है कि शायद उसका बेटा जो है वो जिप्सीज़ ने यानी कि मिस्ट्री ने उसका चुराया था, ठीक है? ये लाइन यहाँ पे लिखा है। मिस्टर विल्सन finished his life history by letting the loss of his eldest son stolen many years ago from his door by gypsies। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके घर से जो बेटा जिसने चुराया वो कोई मिस्री लोग थे, उन्होंने चुराया उसको, ठीक है? अच्छा, अब वहाँ पे उसकी वो स्टोरी सुन के तो वो उनको बहुत दुःख होता है कि मतलब तुम्हारे साथ बुरा हुआ ये वो। तो वो कहता है कि मैं उसे जो है ना बर्थ मार्क मुझे जहाँ भी अब मिलेगा मैं उसे एक बर्थ मार्क से पहचान लूँगा। वो बर्थ मार्क क्या होता है? वो एक स्ट्रॉबेरी शेप का बर्थ मार्क होता है। ही हैज़ अ स्ट्रॉबेरी शेप बर्थ मार्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज चेस्ट। वो कहता है कि मेरे बेटे की लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे मैंने एक निशान बनाया था और वो एक उसका कोई खानदानी निशान था, पैदा होने के फ़ौरन बाद वो बना देते होते हैं। तो मैंने वो बनाया था और मैं उसे पहचान लूँगा, लेकिन मुझे आज तक वो मिला नहीं है। विल्सन देन टेक्स एडम्स एंड जोसेफ आउटसाइड टू शो देम हिज गार्डन। फिर वो अपना गार्डन शो करने उनको लेके जाता है, वेयर ही नाउ spends much of his time and tells them of his present peaceful way of life, both the bliss which Wilson experiences in his family and tending his garden contrasts strongly with his earlier life.
यहाँ पे वो अपने बारे में सारा कुछ बताता है। और यहाँ पे वो तीनों जो ट्रैवलर्स हैं, ये विल्सन, एडम्स और फैनी और जॉर्जेट, यहाँ से फिर निकल के अपना वहाँ पे ये इसकी स्टोरी सारी सुनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उनको बहुत दुख होता है और यहाँ से वो निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं अपने जो लेडी बूबी का घर है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि लेडी बूबी दोनों को देख के, एडम्स और सॉरी जोसेफ और फैनी को देख के उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तो बहुत चाल चलने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो बच चुका है, ये वो। तो वो क्या करती है कि उसे फंसाने की कोशिश करती है चोरी के इल्ज़ाम में फैनी को। तो फैनी और जोसेफ दोनों को। लेकिन क्या होता है कि उनके अभी फैसला हो रहा होता है और इस बारे में बात की जा रही होती है कि एक सडनली एक आदमी वहाँ पे आता है और उसका नाम होता है पैडलर। वही पैडलर जो स्टार्ट में जिसने बिल पे किया था एडम्स का और जोसेफ का। तो वो पैडलर आता है और वो कहता है कि जो है ना, यानी कि वो गवाही दे देता है इन दोनों के हक में। वो कहता है कि नहीं, इस तरह से नहीं है, ये वो ये प्रीस्ट है, एडम्स प्रीस्ट है और इसके साथ ये काम करता है, ये इस तरह से नहीं कर सकता और मैं इस बात का सबूत देता हूँ। और वो पे भी कर देता है, तो उस तरह से उनकी जान जो है वो छूट जाती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो जो पैमला का हस्बैंड है रिचर्डसन, वो भी एक जिस जज ने फैसला सुनाना होता है वो रिचर्डसन का जानने वाला होता है और वो इसकी हेयरिंग्स में हेयरिंग के साथ साथ होता है, ठीक है, जब ये सिलसिला चल रहा होता है। तो फिर जब पेडलर अपनी गवाही दे देता है और ये सारा कुछ, तो साथ ही वो आगे बताता है कि एडम्स का जो है, एडम्स को पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो उसको शायद वो नहाते हुए या किसी दरिया वाली साइड पे गया और वहाँ पे डूब के मर गया। अभी वो सैड हो रहा होता है, इतनी वो सोच रहा होता है और रो रहा होता है अपने बेटे के बारे में, तो एकदम से पैडलर उसको आगे बताता है कि मैंने जो है तुम्हारे बेटे को बचा लिया और उसका अपने बेटे को मिलवा देता है उस बेटे से, ठीक है। फिर क्या होता है कि अभी मैं ये शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि जो पैराग्राफ्स हैं और चैप्टर्स हैं मैं इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो होल इसकी स्टोरी है वो कैसे जा रही थी आगे, ठीक है। क्योंकि रीड आउट करना और क्योंकि ये ऑलमोस्ट 18 टू 19 पेजेस हैं, तो इसको रीड आउट करना और साथ साथ एक्सप्लेन करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो मैं आपको होल स्टोरी बता रही हूँ जिसमें आप आपके लिए आसानी होगा कि आप इतना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पेडलर जो है वो उसके बेटे को बचा लेता है, उसे आगे बता देता है कि इस तरह से जो है तुम्हारे बेटे को मैंने बचा लिया है। और जो एक एक और कैरेक्टर है यहाँ पे, व्यू डी डेपर उसका नाम है, डैडी पर मिसेस बूबी का आदमी है वो, और वो उसके लिए काम करता है। वो उसे कहती है कि तुम फैनी पे, ये उसकी आखिरी कोशिश होती है, वो उसे कहती है कि तुम फैनी पे इल्ज़ाम लगाओ चोरी का, ठीक है, या किसी तरह से उस पे हमला करो। वो उस पे हमला करता है लेकिन जोसेफ जो है ना उसको बचा लेता है, फैनी को। और इस तरह से जो है वो एडम्स डिक्लेयर करता है कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब यही बात हो रही होती है कि पेडलर जो है वहीं पे, क्योंकि ये सारा मामला एक ही जगह पे हो रहा था, तो पैडलर क्या करता है, पैडलर मिस बूबी को देख लेता है और मिस बूबी को देख के उसे कुछ याद आता है, उसका नाम सुन के उसे कुछ याद आता है। वो कहता है कि मैं एक आर्मी जो है, पहले आर्मी में था, फौज में था, तो मेरे पास एक औरत आया करती थी, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप था, फिजिकल रिलेशनशिप था। तो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। तो डेथ से पहले उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि उसने एक लड़की को अगवा किया उसके घर से, वो नई नई पैदा हुई थी, उसके घर से अगवा किया और उसे एक अमीर खानदान में बेच दिया था। तो वो कहता है कि मेरे दिल में, तब उसने कहा कि एक जो है ना उस लड़की को उसने एक खानदान, अमीर खानदान में बेच दिया था और उसका नाम उसने बताया था बूबी, मिस लेडी बूबी का नाम उसने बताया था। तो उसे पता चल गया, उसे याद आ गया, तो उसने ये सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ। और फिर वो कहता है कि मुझे जब पता चला कि जिस घर से इसने चुराया था वो आदमी बहुत ज़्यादा जो है वो औरत परेशान है। तो वो कहता है कि मैंने मिस्टर विल्सन के घर से उसका बेटा चुरा के उस औरत के घर में मैं उसको रख आया था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो मिस्टर पैडलर है वो कहता है कि मैं उनको उस औरत को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और वो खुद जो है
देख सकती है कि ये बेटी किसकी है, ठीक है। असल में वो जिसकी बात कर रहा होता है कि जिसको मिस बूबी के पास बेचा गया, वो लड़की फैनी होती है एक्चुअली, ठीक है, जो कि जिसको जोसेफ पसंद करता होता है। तो एट द स्पॉट अब पेडलर ने एक फैमिली जिसके घर पे जोसेफ को छोड़ा होता है उनको बुला लेता है। वो फैमिली होती है जोसेफ मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ की, ठीक है, जो कि जोसेफ और पैमेला के फादर और मदर होते हैं। वो कहता है कि मैंने इसके घर पे इस घर से जो है उस बच्चे को चुराया गया था और इनके घर पे जोसेफ को सॉरी एक बच्चे को छोड़ दिया गया था। मैंने एक बच्चे को विल्सन के घर से चुराया और उसे उस औरत के घर पे छोड़ दिया जिसकी बच्ची को मिसेस बूबी के पास बेचा गया था। तो होता ये है कि उन्हें पता चलता है कि फैनी जो है एक्चुअली वो बच्ची है जिसको बेचा गया, और वो बच्ची किसके घर से ली गई थी, मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ के। तो अब उन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ की बेटी क्योंकि पैमेला तो उनकी बेटी है ये तो उनको पता है, लेकिन जो चुराई गई बेटी है वो फैनी है। तो इस लिहाज से अब जोसेफ फैनी और पैमेला इस लिहाज से बहन भाई निकलते हैं। तो अब जोसेफ बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ और वगैरह वगैरह, लाइक ये मैं तुझे से मोहब्बत करता था और मैं क्या करने जा रहा था। और एडम्स भी अपनी बात पे शर्मिंदा होता है कि मैं तो इनकी शादी डिक्लेयर कर चुका हूँ और शादी करवाने जा रहा था, लेकिन बच गए, अल्लाह ने मुझे, गॉड ने एक गलत काम करने से बचा लिया। अभी मिस्टर बूबी ये सारा सुन के बहुत खुश होती है। अभी ये एक दिन गुजरा होता है, तो नेक्स्ट डे मिस्टर विल्सन भी वहाँ पे आ जाता है। मिस्टर विल्सन वहाँ पे विजिट करता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे एडम्स और जोसेफ और फैनी से मिलने आया हूँ। तो पेडलर वहीं पे होता है, पेडलर क्योंकि उनको उन साथ स्टे करने का कहा गया होता है। तो पेडलर उसे कहता है कि यही वो विल्सन है जिसके घर से मैंने इस लड़के को चुराया था। तो अब मिस्टर जोसेफ की जो वाइफ है वो कहती है कि जब फैनी के बारे में पता चला तो उसने कहा कि जब फैनी को मेरे घर से चुरा लिया गया तो मेरे घर पे एक बच्चे को रख दिया गया। उस टाइम पे मिस्टर जोसेफ घर पे नहीं थे, सॉरी मिस्टर एंड्रयू घर पे नहीं थे, ठीक है। यानी कि जोसेफ एंड्रयू के फादर जो हैं, कहा गया बताया गया नॉवल में, वो घर पे नहीं थे जब ये इनकी बेटी पैदा हुई थी और वो कुछ लंबे अरसे के लिए एक सफ़र पे गया हुआ था। उसको नहीं पता था कि उसके घर बेटी हुई है या बेटा हुआ है। तो वो कहती है कि जब मेरी बेटी चुरा ली गई तो मेरे दरवाजे पे कोई बेटा रख गया था। तो मैंने उसे पाल लिया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हमारे घर बेटा ही हुआ है, जो कि जोसेफ एंड्रयू था। तो अगले दिन जब विल्सन आया तो विल्सन ने बताया कि विल्सन ने पेडरल को बताया कि जब उसे इस सारे मामले का पता चलता है तो वो कहता है कि मेरे बेटे के, वही उसने निशान बताया कि मेरे बेटे के चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे स्ट्रॉबेरी का एक निशान बना होगा, स्ट्रॉबेरी शेप का, जो कि जोसेफ की चेस्ट जब देखी जाती है तो वो उस पे वो उसका निशान बना होता है। तो तब सबको पता चलता है कि जोसेफ जो है एक्चुअली मिस्टर विल्सन का बेटा है, पैमेला और उसका फैनी का भाई नहीं है। इस तरह से सबको सच्चाई पता चलती है और फिर एट द एंड जोसेफ और फैनी की शादी हो जाती है और इस तरह से जो है सारा मामला सेटलमेंट सेटल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस सारी स्टोरी में ओवरऑल यही बताया गया है कि सस्पेंस बहुत ज़्यादा थी इस नॉवल में, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। और इस नॉवल में एक्चुअली बताया गया है कि जो मेल चैस्टिटी है, यानी कि वो हेनरी फील्डिंग का कहना है कि मेल भी जो है वो हो सकते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है, सिर्फ औरतें प्योर नहीं होती हैं। तो इसलिए इसने ये कैरेक्टर्स चूज़ किए, इसके अकॉर्डिंगली इनको सेट किया और ये सारी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट की। बीच में जो लिनोरा की स्टोरी आती है और जो बीच में लोगों को ऐड किया जाता है वो सिर्फ एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपने ये चीज़ें छोटी मोटी जो बीच में जो इंसिडेंट्स हुए थे आपने इनको याद रखना है, कैरेक्टर्स के नेम याद रखने हैं। कैरेक्टर्स लिस्ट में एक दफ़ा आपको फिर उस पे एक लेक्चर मैं कर दूँगी ताकि आप लोगों को वो क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। इन एक जो नॉवल है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि। तो लेकिन इसको समझ के पढ़ना, अगर ये सारे आप नोट्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैं ये प्रेफ़र करूँगी कि आप एक दफ़ा इसको पढ़ने की कोशिश करो। इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी साथ-साथ देखते रहें। कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करें क्योंकि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने होते हैं साथ-साथ, तो आपके लिए तब मुश्किल ना हो। और अदर दैन आपके माइंड में कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। होल स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
तो बाकी आपने देख लेना है खुद जो नीचे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि जो पूरी बुक के एंड पे जो राइटर ने बताया गया है कि उसका मकसद क्या था ये नावल लिखने का, ये वो। तो स्टार्ट में जो प्रीफेस है एक और बायोग्राफी है, इस पे भी एक मैं लेक्चर दे दूंगी, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन ये इसको एक दफ़ा अपने होल जो स्टोरी है वह आपने देख लेनी है, उसको पढ़ लेने हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, और खुद भी अपना नमाज पढ़ें, अपना ख्याल रखें। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि कमिंग डेज़ में मे बी फिज़िकल लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएँ कैंपस में, तो इंशाल्लाह आपसे फ़ेस टू फ़ेस भी आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। क्योंकि लास्ट चैप्टर्स बहुत ज़्यादा क्लोजली मैंने उसको बाइंड अप किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा फिर से इनका जो है एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी होनी चाहिए, और इसीलिए 12 to 14 चैप्टर्स जो हमने लास्ट में आपको ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। The butler has been doing some detective work and having discovered that Fanny has bought by Sir Thomas Booby when she was 3 or 4 years old. He is now able to reveal Fanny's family name. अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जो पेडलर है वो ये सारा सच जानता है, ठीक है, और वो एक आर्मी मैन था पहले, और उसे उसके पास ये एक उसका एक रिलेशनशिप था किसी औरत के साथ, और यही चीज़ वो अब बता रहा है कि सर थॉमस बूबी के पास एक फैमिली नेम, जो उसके पास एक लड़की है फैनी, उसको रिवील किया जाए, ठीक है। तो अब पहले उसे नहीं पता था कि यहाँ पे ही वो लड़की है, लेकिन मिसेस बूबी को देख के उसे याद आता है कि यहाँ इस नाम को उसने पहले कहीं सुना हुआ है, या इसके बारे में उसे शायद कहीं पता है कुछ, इसलिए फिर वो उसके माइंड में जो कुछ होता है वो शेयर कर देता है। वो क्या कहते हैं, हिज डेज एज अ ड्रमर the butler had kept a mistress who confessed on her deathbed of an incident. वो कहता है कि जो मिस्ट्रेस मेरे पास थी, जो औरत मेरे साथ थी, वो अपने डेथ बेड पे थी, और उसने एक इंसिडेंट मुझे रिवील किया, कन्फेस किया अपनी डेथ से पहले। डेट हैपेंड लॉन्ग अगो वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग विद सम जिप्सेज। उसे वो कहती है कि मैं कुछ मिस्ट्रियों के साथ पहले बहुत टाइम पहले सफ़र कर रही थी। Apparently she stole a child and then she sold it to Sir Thomas. वो कहती है कि मैंने मिस्टर एंड मिसेस बूबी को ये बच्ची जो है वो चुराई और उसको बेच दी थी, क्योंकि उनके पास औलाद नहीं थी, तो उसने उसे बेच दिया। द ट्रू पेरेंट्स ऑफ दिस चाइल्ड द पेडलर सेज वर नॉन ऑफ द अदर देन मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज। वो कहते हैं कि इनके जो रियल पेरेंट्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज हैं, क्योंकि उस औरत ने इसे बताया था कि मैंने इसे बच्ची को कहाँ से चुराया था, और यही वजह थी कि पेडलर ने उस जगह पे, यानी कि उस फैमिली में उस घर पे जाके मिस्टर वेल्सन के बेटे को चुरा के वहाँ पे छोड़ दिया था। जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि इस सच्चाई से पहले बताया जाता है कि ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज जोसेफ के पेरेंट्स हैं। द कॉन्स्टर्नेशन इज enormous। अब जो उनकी एक सिचुएशन थी, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जोसेफ इज इन लव विद हिज सिस्टर के, मतलब ऐसा एक अजीब सा सच सरप्राइजिंगली सामने आता है कि उन्हें लगता है कि वो वाकई ये समझ रहे होते हैं कि जोसेफ अब जो है इसका भाई निकल आया, ठीक है, और आगे फिर सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। मीनवाइल इन द प्राइवेसी ऑफ लेडी बूबीज चैम्बर, Slipslop arrives with the news that Joseph and Fanny are now thought to be brother and sister। वो जाके मिसिस बूबी को और लेडी बूबी के चैम्बर में जितने लोग बैठे थे उनके सामने ये जाके अनाउंस करती है कि ये तो भाई बहन निकल आए। Everyone assembles to at Booby Hall where the peddler repeats his tale। अब यहाँ पे वो सारा कुछ दोबारा से सबके सामने रिपीट करता है, जो लोग वहाँ पे नहीं होते हैं मौजूद, उनके सामने भी ये बताया जाता है, ये सारी कहानी बताई जाती है। The doubts we learn will be resolved next day by the Andrews themselves when they come to collect Pamela and Mr. Booby. Mr.
बूबी ने ही यहाँ पे कहा जाए, क्योंकि मिस्टर थॉमस बूबी की तो ऑब्वियसली डेथ हो गई है। यहाँ पे जो मिस्टर बूबी की बात की गई है, यहाँ पे पैमला के हस्बैंड जो रिचर्डसन है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगले दिन जो फैमिली आती है वो पैमला को यहाँ से लेने और उसके जो हस्बैंड को वहाँ से लेने आते हैं। एट द डिनर एडम्स इज इन एक्सीलेंट फॉर्म and provide some highlights later as well. ब्यूट डी डैपर जो मैंने आपको बताया था कि एक नेम है ऐसे बंदे का जो मिसेस बूबी के लिए काम करता था। amorously on the prole for फैनी, उसको उसके दिल में फैनी को लेके बहुत अजीब जज्बात थे, मतलब वो उस पर बुरी नज़र डालता था। जम्प्स बाय मिस्टेक इन द बेड ऑफ स्लिप स्लॉप, who decides to bolster her second reputation by screaming out that she is being raped. अब वो ये मिसेस स्लिप स्लॉप और ये इनकी प्लानिंग होती है कि फैनी को जो मैंने आपको बताया था कि इस पर अटैक करता है और इस तरह से इसको करने की कोशिश करता है, तो ये यही वो रेप वाला जो केस होता है ये इसके साथ हो रहा होता है, और वो जानबूझ के उसके कमरे में चला जाता है और स्लिप स्लॉप वहाँ पे आ जाती है और ये शोर डाल दिया जाता है। एडम रेसिस instantly and nakedly to the rescue, but lands his blows on the bearded chin of Slipslop while the smooth-skinned Dapper darts away. अब वो Dapper को मारने की कोशिश करता है। Lady Booby arrives in the scene to find Slipslop held fast by her breasts, and she immediately assumes that the naked Adams has been occupied in obliging her. अब यहाँ पे एडम्स पे भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। द एम्बेरस्ड एडम्स whips under the sheets and the confusion begins to clear when Lady Booby finds the remains of Red Dapper's shirt and diamond cuff links on the floor. Lady Booby leaves and Adams follows, but Adams is so tired and confused that he enters the wrong room. अब उसे ये फील होता है कि मैं वहाँ पे मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, और क्योंकि जिस हालत में वो जाता है उस वो शर्टलेस होता है, और जब उसे पता चलता है कि पैनी जो है इस तरह से कंडीशन में है तो वो उसकी हेल्प करने पहुँच जाता है, लेकिन उसे पता बाद में रियलाइज़ होता है कि वो एक रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है सबके दिलों में भी और उस टाइम पे भी। That he enters wrong room and curls up in the Fanny's bed, where Joseph is somewhat surprised to find him when he enters in the morning. अब यही चीज़ जोसेफ के माइंड में भी कंफ्यूजन होती है कि ये क्या सीन क्रिएट हो गया। Poor Fanny is charged and Adams thinks that witches are working on him, but soon all is resolved and Joseph guides the erring Adams back to his own room. बहुत जल्द उसे एडम्स को पता चल जाता है, रियलाइज हो जाता है कि जो विचेस मीन उनको चुड़ैलें कह रहा होता है, वो मिसेस स्लिप टॉप और मिसेस बूबी को चुड़ैलें कह रहा होता है कि ये उनका जो है ना वो जानबूझ के उन्होंने ये करने की कोशिश किया ताकि वो फैनी को जोसेफ की नज़र में हटा सके और मुझे भी उनकी नज़र में गिरा सके। नेक्स्ट गफर एंड गैमर एंड्रयूज अराइव, ये जो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज हैं उनके बारे में बात हो रही है। arrives shortly after breakfast and though Mr. Andrews denies that Penny is his daughter, अब वो यहाँ पे कहता है कि पेनी मेरी बेटी नहीं हो सकती। His wife confirms the peddler story, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि पेडलर जो है वो सच कह रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्टली बताया था। शायद आपको उस टाइम ज़्यादा समझ ना आई हो, लेकिन मैं अभी क्लियरली दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्योंकि जो उसकी वाइफ है मिस्टर एंड्रयू की वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था क्योंकि वो उस टाइम पे सफ़र पे था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। तो बेटी क्योंकि चुरा ली गई थी और उसकी जगह पे उसको वो एक लड़का मिल गया था, तो उसने कहा था कि हमारे बेटा ही हुआ है, ठीक है। तो उस बात को मिस्टर एंड्रयू ने सच मान लिया था, इसलिए वो इस चीज़ को डिनाई कर लिया था, लेकिन वाइफ ने कंफर्म कर दिया कि ये सच कह रहा है। Fanny, she says, was born when Mr. Andrews had been with army in Gibraltar, ठीक है, and had been stolen by gypsies who had left Joseph in Fanny's cradle, यानी कि उसकी बेटी को चुराया गया और उसकी जगह कुछ दिन बाद उसको रख दिया गया जोसेफ को। Mrs. Andrews raised Joseph as her own, and on his return from Gibraltar, Ghaffar had not suspected that anything was amiss. वो कहती है कि मैंने इस तरह से रिप्लेस किया कि और झूठ बोला कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। उसने सच मान लिया कि हाँ जोसेफ ही इसका बेटा है।
On hearing this, the peddler is curious to know whether Joseph has a birthmark, and Mrs. Andrews informs that he bears a mark of a strawberry on his breast. Something stirs in the Adam's memory, but it is Peddler who tells Joseph that his parents are persons of much greater circumstances than those he had hitherto mistaken for such. For that he had been stolen from a gentleman's house by those whom they call gypsies. Um, वो उससे कहता है कि अब जो पैडलर है वो ये रिवील करता है कि अब इसके चेस्ट पे बर्थ मार्क है कोई जोसेफ के चेस्ट पे, तो मिसेस एंड्रू कंफर्म करती है कि हाँ इसकी चेस्ट पे एक स्ट्रॉबेरी बर्थ मार्क है, उस शेप में बना हुआ है, और जब ये मेरे पास आया था तो तब इसके पास था, जब से जो है मेरे बेटी को चुरा ले गए थे और इसको एक यहाँ पे छोड़ गए थे। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि मिस्टर विल्सन की यहाँ पे एंट्री होती है, नाउ अराइव्स फॉर हिज प्रॉमिस्ड विजिट टू एडम्स पैरिश एंड ऑन हेयरिंग द पेडलर स्टोरी। यानी कि उस दिन उनको पता चलता है कि ये आपस में बहन भाई हैं सारे, और फिर नेक्स्ट डे ये कंफर्म हो जाता है जब मिस्टर विल्सन को बुलाया जाता है एडम्स के यहाँ, ठीक है, और ये स्टोरी उसको बताई जाती है। डिमांड्स टू सी जोसेफ्स बर्थ मार्क। अब वो कहता है कि वो मुझे उस लड़के का बर्थ मार्क दिखाया जाए ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि ये मेरा ही बेटा है या किसी और का। इट इज़ ट्रू मिस्टर विल्सन इज़ नॉन अदर दैन जोसेफ्स फादर। ये कंफर्म हो जाता है कि मिस्टर विल्सन ही उसके फादर हैं। जोसेफ रिसीव्स हिज फादर्स जॉयफुल ब्लेसिंग्स while the frustrated lady booby leaves the room in anguish। अब वो मिस्टर बूबी जो है वो रूम से चली जाती है। द कंपनी ट्रेवल्स टू द कंपनी ट्रेवल्स टू द कंट्री हाउस ऑफ मिस्टर बूबी। लाइक जितने भी ये सारे लोग होते हैं, लाइक जोसेफ और पैनी की शादी के बाद ये पैनी भी इनके साथ जाती है, और पैमेला और मिस्टर उसका जो हस्बैंड है मिस्टर बूबी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रिचर्डसन बूबी की बात हो रही है। वो और जो उनकी एंड्रयू की फैमिली है वो सब वहाँ पे उसके हाउस की तरफ ट्रैवल करते हैं। वे आर हैप्पी मिसेस विल्सन जॉइन्स देम। वहाँ पे मिसेस विल्सन से उनकी मुलाकात होती है, और जोसेफ एंड पेनी आर मैरिड बाय पैरसन एडम्स एंड ट्राई टू लिव ऑन अ स्मॉल estate purchased with the 2000 pounds which Mr. Booby gave to Fanny। अब जो फनी को जो है एक ब्रदर इन लॉ की हैसियत से वो पैसे देता है 2000 पाउंड, और जिससे वो एक घर खरीदते हैं और वहाँ पे ये दोनों आफ्टर मैरिज अपने रहना शुरू कर देते हैं। मिस्टर बूबी ऑल्सो गिव्स एडम्स अ डिसेंट लाइफ लिविंग एंड sees to it that the peddler is made an exercise man, एक्सक्यूज मैन, यानी कि उसको एक जो है ना केयर टेकर की हैसियत से पूरे घर के जो चार्ज है वो दे दिया जाता है। लेडी बूबी रिटर्न्स टू लंदन। वो लंदन चली जाती है वापस, वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स एंड अ यंग कैप्टन सून obliterates द मेमोरी ऑफ जोसेफ। जहाँ पे वो लंदन में पहले जोसेफ को लेके गई होती है और वहाँ पे घर पे रहती है, और वहीं पे वो जोसेफ की कुछ मेमोरीज को याद करती है और अकेले रहती है और कार्ड्स वगैरह खेलती है, और इस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। तो ये थी होल स्टोरी का एंड, जो कि मैंने क्लियरली आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दिया, और इससे रिलेटेड आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। सो इस नावल में है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नावल ज़रूर है, लेकिन ये नावल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको इतना लाइट नहीं लेना। जिस तरह आपने पिछला जो है वो उसके लेक्चर्स थोड़ी लेट किए थे और थोड़ी इलनेस शुरू की थी। So that's for all this novel। इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। खैर कोई पूछता तो है नहीं, आप लोगों में से कोई क्वेश्चंस तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि कोई भी कुछ मसला हो तो ज़रूर कंसर्न करें, पूछें, अपने कंफ्यूजन को क्लियर किया करें, ठीक है, क्योंकि पूछने से ही, बात करने से ही आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। इस तरह से प्रिपरेशन भी नहीं होती है, तो ड्यूरिंग पेपर भी आपको ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं समटाइम्स कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ठीक है। सो ओके, टेक केयर। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।